अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं पी ब्लॉक के नेक्स्ट ग्रुप में, और ये ग्रुप है नाइट्रोजन फैमिली, 5th ए ग्रुप। इनको निकोजन्स भी बोलते हैं, मींस सफोकेटिंग प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स और चॉकिंग एलिमेंट्स, घुटन उत्पन्न करने वाले तत्व, समझे ना। जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा सफोकेशन प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए नाइट्रोजन फैमिली का एक अदर नेम भी है और वो है निकोजन्स। ओके, ये तो हो गया इनका इंट्रोडक्शन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट है अबंडेंस एंड अक्यूरेंस के बारे में। तो देखो, अर्थ क्रस्ट में इन एलिमेंट्स का जो अबंडेंस है पीपीएम में, वो इस तरह से है। नाइट्रोजन है 19 ppm, फास्फोरस है 1120 ppm, आर्सेनिक 1.8, Sb 0.2 और बिस्मथ 0.008 ppm। यहां पर जो फास्फोरस है ये अर्थ क्रस्ट का 11th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। समझ गए ना कि अर्थ क्रस्ट में 11th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट वो क्या है, फास्फोरस। बाकी आप देख रहे हैं अर्थ क्रस्ट में बहुत कम इनकी अमाउंट होती है या अबंडेंस बहुत कम है। अक्यूरेंस की बात करें तो देखो बच्चों, नाइट्रोजन जो है फ्री स्टेट में भी मिलता है और कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। हमारे एटमॉस्फेयर का 75% बाय मास और 78% बाय वॉल्यूम अकेला किससे बना हुआ है, नाइट्रोजन से। समझ गए बच्चों कि हमारे वायुमंडल का 75% बाय मास और 78% बाय वॉल्यूम पार्ट जो है वो अकेला किसका है, नाइट्रोजन का। और नाइट्रोजन टोटल एटमॉस्फेयर में क्या है, फ्री स्टेट में, मींस N2 की स्टेट में। और कंबाइंड स्टेट की बात करें नाइट्रोजन की, तो ये नाइट्रेट्स के फॉर्म में मिलता है, NaNO3 जिसे बोला जाता है चिली सॉल्ट पीटर, और KNO3 इसको बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर। ये दो नाइट्रेट्स, नाइट्रोजन इन्हीं नाइट्रेट्स के फॉर्म में मिलता है। इसके अलावा अगर हम लिविंग सिस्टम में देखें तो अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, DNA, RNA और भी बहुत सारे नाइट्रोजनियस बेसिस होते हैं, इनमें नाइट्रोजन कंबाइंड स्टेट में मिलता है। ओके, फिर आ जाते हैं फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस फ्री स्टेट में नहीं मिलता बल्कि एक कंबाइंड स्टेट में मिलता है, और ये हमारे बोन्स और टीथ में इस तरह से होता है कैल्शियम फॉस्फेट, इसी को बोला जाता है फ्लोरएपेटाइट। इस फॉर्म में मिलता है ह्यूमन बॉडी में, या कहें कि जो भी लिविंग सिस्टम है अगर उनमें बोन्स हैं, टीथ हैं, तो वो इस फॉर्म में रहता है। और इसके अलावा DNA है, RNA है, ATP है, ADP है, इसमें भी फॉस्फेट आता है। ओके, एक एवरेज पर्सन में लगभग 3.5 किलोग्राम कैल्शियम फॉस्फेट होता है। हड्डियां जो सफेद दिखती हैं वो फास्फोरस के कारण ही होती है। समझ गए ना। तो इस तरह से फास्फोरस इस फॉर्म में मिलता है। इसके अलावा आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में देख रहे हैं, और ये सल्फाइड मिनरल्स के फॉर्म में मिलते हैं। तो ये इनका अक्यूरेंस है, ये इनकी अबंडेंस है। ओके, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट जो इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, उनकी पीरियोडिसिटी के बारे में। सबसे फर्स्ट हम लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देखोगे कि कार्बन ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था उससे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ा देना है p ऑर्बिटल्स में। देखो नाइट्रोजन 7, कार्बन का 6 था, तो हीलियम 2s2 आया था, नाइट्रोजन में 7 हो गया तो 2p3। ऐसे ही फास्फोरस में लास्ट में 3p3, आर्सेनिक में आर्गन 3d10 4s2 4p3, Sb में जाए तो 4d10 हो जाएगा, और बिस्मथ में चूंकि 32 नंबर एटॉमिक नंबर चेंज हुआ है, ओके, तो 32 चेंज होने से F ब्लॉक आ जाएगा, तो 4F जिनोन 54 तक हो गया, 4F14,
5d10, 6s2, 6p3। तो यहां से यहां पर 8, यहां से 18, यहां पर 18 और फिर 32। कुल मिला के एक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है आपको। P में 1 करते जाओ, P के पास 1 रखना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। कुल मिला के आपके इस तरह से 6 ग्रुप्स हो जाएंगे। तो यहां पर हम थर्ड ग्रुप में चल रहे हैं, देखा जाए मतलब P ब्लॉक का थर्ड ग्रुप। ओके, तो इस तरह से यहां पर कुल मिला के ये 5 एलिमेंट्स हैं। इनको कैसे याद रखें, तो इतना सा याद रखना है, नपास सब B ना, ठीक है, कैसे हो जाएगा, N नपास सब B, नाइट्रोजन फास्फोरस सब B। तो नपास में आ गया नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, और सब B में आ गया SbBr। ओके, यहां तक तो याद करें। अब हम आ जाते हैं नेचर के बारे में, इनकी प्रकृति के बारे में, कौन क्या है। तो देखो नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, समझ गए बच्चों, अधात्विक तत्व हैं। Sb और As मेटेलॉइड्स हैं, उपधातु हैं। ओके, और जो बिस्मथ है एक प्रारूपी धातु है, एक धातु है, मेटेलिक एलिमेंट्स है, टिपिकल मेटल। कुल मिला के इस तरह से ये है इनका नेचर। अब आ जाता है स्टेट, या हम ये कहें इनकी मॉलिक्यूलर स्टेट। तो नाइट्रोजन डाई एटॉमिक फॉर्म में होता है, क्योंकि नाइट्रोजन में पाई बॉन्डिंग की टेंडेंसी है। ये अपने एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ सिग्मा और पाई बॉन्ड बना लेता है। ऐसे में ये डाई एटॉमिक इस तरह से मॉलिक्यूल होता है, सिग्मा पाई पाई। बट जो फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, इनमें इस तरह से पाई बॉन्डिंग की टेंडेंसी नहीं होती। ऐसे में ये अपने जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए या ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इस तरह से ये किस फॉर्म में आ जाते हैं, टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहते हैं। जिन में 4 है वो इसी फॉर्म में रहेंगे, और एक लोन पेयर हर एक में बना रहता है। ये एक मॉलिक्यूलर स्ट्रेन मॉडल है, मतलब इसमें मॉलिक्यूल अपनी स्ट्रेन कंडीशन में होता है। रीजन है कि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, और जहां एंगल 60 डिग्री का हो जाता है, जबकि होना कितने का था, 109.5। ऐसे में बॉन्ड में जो एंगल है वो डेविएट होता है, और डेविएट होने के कारण ही फास्फोरस हो या आर्सेनिक हो, एंटीमनी, इनमें एक प्रकार से क्या आ जाता है बच्चों, स्ट्रेन आता है, और ये स्ट्रेन इनको अनस्टेबल बनाता है। ज्यादा बड़े एटम में p कैरेक्टर ज्यादा आ जाता है। p कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण उनमें 90 डिग्री में फास्फोरस रहने जो है p ऑर्बिटल्स रहना चाहते हैं, इसलिए उनमें ज्यादा स्ट्रेन नहीं होता, मतलब इनमें ज्यादा स्ट्रेन नहीं है, क्योंकि इनमें p कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण इनमें हाइब्रिड नेचर बहुत कम है। ऐसे में इनकी ये p ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन होता है किसमें, आर्सेनिक और एंटीमनी। मतलब हम ये कहें कि यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये तो है sp3, लेकिन अगर आप आर्सेनिक की बात करोगे तो यहाँ पर ये क्या है, p ऑर्बिटल्स, जो कि दूसरे आर्सेनिक से इस तरह से जुड़ी होती है। तो उनमें ज्यादा स्ट्रेन नहीं होता, बट फास्फोरस में सबसे ज्यादा स्ट्रेन की कंडीशन है, क्योंकि उसमें हाइब्रिड नेचर ज्यादा है, और हाइब्रिड नेचर के कारण ये ब्रेक होना चाहते हैं स्ट्रेन के कारण, और ऐसे में ये अनस्टेबल होता है। तो अभी तो हम यहाँ देखना चाह रहे हैं कि ये है, तो नाइट्रोजन डाइएटॉमिक गैसियस स्टेट में होता है। फास्फोरस मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, P4 के फॉर्म में होता है, और एक वैक्सी सॉलिड है, मोम के जैसा ठोस दिखता है। बाकी ये जो है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, समझ गए ना, इनमें ज्यादा स्ट्रेन की कंडीशन नहीं होती है। और बिस्मथ जो है एक मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्योंकि ये टिपिकल मेटल है और इसमें मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो इनमें नाइट्रोजन डाइएटॉमिक, बाकी ये 3 एलिमेंट टेट्राएटॉमिक, टेट्राहेड्रल फॉर्म में, नाइट्रोजन लीनियर फॉर्म में, और पाई बॉन्डिंग करता है। ये मेटालिक क्रिस्टल में मिलता है। अब हम आ जाते हैं, जो हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का वेरिएशन देखते हैं ग्रुप्स में, हर एक ग्रुप्स में, जो ग्रुप में आप देखते हो उन्हीं को हमें यहाँ पर वो करना है। देखो सबसे पहला है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, परमाणु और आयनिक त्रिज्या। तो हर एक ग्रुप में आपने देखा कि ग्रुप में ऊपर से नीचे चलें तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है। ओके, अब जब एटम बड़ा होगा तो उसका आयन भी बड़ा होगा, चाहे वो कैटायनिक फॉर्म में हो चाहे एनायनिक फॉर्म में हो।
तो नाइट्रोजन ग्रुप में अगर नाइट्रोजन से लेके बिस्मथ तक देखें तो एटॉमिक रेडियाई लगातार इंक्रीज हो रही है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि बिस्मथ में और Sb में ज्यादा एटॉमिक रेडियाई में वेरिएशन नहीं दिख रहा है, बहुत ही लिटिल डिफरेंस दिख रहा है। और वो सब का रीजन हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, जिसमें d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल जो अंदर के n-1d और n-2 f ऑर्बिटल्स हैं, इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। ऐसे में न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है आउटर मोस्ट शेल में, तो जितनी साइज बढ़नी थी उतनी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और यही रीजन है कि जो साइज है उसका वेरिएशन लगभग निग्लेजिबल हो जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं 141, 148 लगभग एक सी रेडियस है, यहाँ बढ़ा है, यहाँ पर इस तरह से बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का कोई इफेक्ट नहीं है। अब हम आ जाते हैं आयनिक रेडियाई। तो देखो ये जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक निगेटिव आयन बनाते हैं इजी। तो यहाँ पर ये जो रेडियस दी गई है निगेटिव आयन की है, तो जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियाई उतनी ही ज्यादा इनकी आयनिक रेडियाई एनाइन के फॉर्म में। ये एनाइन नहीं बनाते तो इनकी कैटायनिक रेडियस दी गई है, और ये है तो इस Sb से ज्यादा कैटायनिक रेडियस किसकी है, बिस्मथ की। क्यों? क्योंकि Sb से बड़ा साइज है Bi का। ओके, तो ये इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का वेरिएशन है, कोई डेविएशन नहीं है, बिल्कुल रेगुलरिटी एटॉमिक रेडियाई में दिख रही है। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर्स द न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर ऑफ एनी एटम। इट इज डिपेंड्स अपॉन न्यूक्लियर फोर्स, शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक साइज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट एंड डिफरेंट, ठीक है, फैक्टर्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखें तो ग्रुप में ऊपर से नीचे डिक्रीज होती है, लेकिन फर्स्ट से सेकंड में डिक्रीज होती है, बट आगे देखोगे तो एटॉमिक रेडियाई में ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, यहां तक कि सेम बनी रहती है। अभी आपने देखा था कार्बन के बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम और स्टेनस 1.8 बनी हुई थी, और लेड में जाके 1.9 हो गई थी, बढ़ गई थी जहां डिक्रीज होनी थी। तो रीजन ये है कि एटॉमिक जो है न्यूक्लियर पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ती है, एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा बढ़ता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ा बट साइज नहीं बढ़ी। ऐसे में साइज में चेंज ना आने के कारण इनमें क्या हो जाता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, और यही रीजन है कि जो इनकी रेडियाई, देखो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सिमिलर बनी हुई है। यहाँ नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा है, सबसे छोटा एटम है, बाकी 2.1, 2.0, 1.9, 1.9 बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा चेंज नहीं है। और यहाँ तो दोनों की सेम, मतलब दोनों का न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगभग बराबर है, मींस इनमें दोनों में जो है पोलराइजिंग पावर सेम होगी, चार्ज अपॉन रेडियस। ओके, इस तरह से जो देखते हैं आप, तो वो ये जो है लगभग सेम बना हुआ है। फिर आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में आप देखोगे कि ये लगातार क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी मेनली डिपेंड करती है आउटर मोस्ट शेल के कॉन्फ़िगरेशन पर और डिस्टेंस पर। तो इनमें जो है डिस्टेंस लगातार बढ़ रही है। अब ये देखोगे आपकी नाइट्रोजन ग्रुप का जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, जब हम ऑक्सीजन ग्रुप डिस्कस करेंगे तो देखेंगे उनसे भी ज्यादा है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो नाइट्रोजन ग्रुप की है वो ऑक्सीजन ग्रुप के एलिमेंट से ज्यादा है। रीजन है कि इनमें p3 कॉन्फ़िगरेशन है जो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है हाफ फिल्ड होने के कारण, और यही रीजन है कि इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगती है। तो नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन से भी ज्यादा है, 1312 ऑक्सीजन की होती है, जबकि नाइट्रोजन की 1402। ऐसे ही फास्फोरस में मिलेगा और सल्फर में मिलेगा आपको वेरिएशन, तो वो हम वहां डिस्कस करेंगे। तो लगातार ये डिक्रीज हो रही है। फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इनका अपोजिट वैल्यू ले लें तो इलेक्ट्रॉन बंधुता हो जाएगी। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाइट्रोजन की है वो पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो जानते हो, एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये मैंने पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छे से बताया है। नाइट्रोजन का देख रहे हैं आप पॉजिटिव, देखो नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जुड़ने में एनर्जी रिलीज हो रही है। ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, एक्सोथर्मिक। जबकि ये पोजीशन क्या बता रही है, एंडोथर्मिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन में जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो एनर्जी
देनी पड़ेगी तब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। ये क्यों है? इट इज ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड p3 कॉन्फ़िगरेशन। Therefore, no tendency to accept extra electron in gaseous state or free state in nitrogen। समझ गए बच्चों कि नाइट्रोजन में जो है p3 कॉन्फ़िगरेशन है वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो नहीं चाहता कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहीं आके से जुड़े। दूसरा है कि इनके पास d ऑर्बिटल नहीं है, नाइट्रोजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा रख सके। और यही रीजन है कि नाइट्रोजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर इसमें ऐड किया जाए तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी और ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है। इनमें क्या है, d ऑर्बिटल्स वेकेंट होते हैं। दूसरा है कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है और यही रीजन है कि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जहां डिक्रीज होनी थी वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है। रीजन यही है कि इन एलिमेंट्स में साइज ज्यादा नहीं बढ़ती, वेकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। ये सारे फैक्टर्स मिलके इनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर को बढ़ा देते हैं और यही रीजन है कि जब इनमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी और रिलीज हो जाती है, जिससे ये नेगेटिव वैल्यू दिखाई दे रही है। इनका जस्ट अपोजिट साइन ले लें, मतलब अगर आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है तो एफिनिटी इक्वल टू डेल्टा H, ठीक है, Eg। आप जो भी इलेक्ट्रॉन की इसके अलावा एक वैल्यू और जुड़ती है, ठीक है, वो टेम्परेचर से रिलेटेड है, हम उसे हटा दें, अभी हम इतना ही समझें। तो ये वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है हम कहेंगे नेगेटिव होती है, जबकि बाकी मेंबर्स में अगर आप जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगी। मींस एटमॉस्फेयर को कितनी एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से। कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसमें कितनी एनर्जी रिलीज कर दी, तो एटमॉस्फेयर में कितनी एनर्जी चली गई, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। नाइट्रोजन में उल्टा ली एटमॉस्फेयर से, इसलिए नेगेटिव हो जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ये सब पॉजिटिव हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव के फॉर्म में लिखी जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन को गेन करने में सिस्टम की कितनी एनर्जी डिक्रीज या इंक्रीज हुई वो बताती है और ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने में एटमॉस्फेयर में क्या एनर्जी चेंज आया। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन किया नाइट्रोजन ने तो नाइट्रोजन सिस्टम में इतनी एनर्जी बढ़ गई जबकि बाकी एलिमेंट में इतनी एनर्जी डिक्रीज हो गई, तो ये नेगेटिव फॉर्म है। और अलग नाम का है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो नाइट्रोजन में इतनी एनर्जी बढ़ गई तो इनकी इतनी एनर्जी डिक्रीज हो गई, मींस एटमॉस्फेयर को इतनी एनर्जी मिल गई। तो इस तरह से हम समझते हैं, इसके बारे में मैंने खूब अच्छे से डिस्कस किया है पीरियोडिक टेबल में। अब आ जाते हैं डेंसिटी की बात। तो डेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि इनमें जो है कॉम्पैक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होने लगता है। अब अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये तो क्या है, नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में है, बाकी सारे एलिमेंट सॉलिड स्टेट में है, इसलिए डेंसिटी बढ़ती जा रही है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट में कोई रेगुलर वेरिएशन नहीं है। रीजन है इनमें डिफरेंट टाइप्स की एलोट्रोपिक स्ट्रक्चर्स मिलना, मतलब एलोट्रोपी मिलना, एलोट्रोपी में डिफरेंट टाइप्स की पैकिंग मिलना, ये सारे फैक्टर मिलके ही इनके मेल्टिंग पॉइंट को डिसाइड करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसमें मिल रहा है, आपको दिख रहे हैं आर्सेनिक में, ग्रे फॉर्म में। व्हाइट एल ये है, ये जो मेल्टिंग पॉइंट लिखा है कैल्विन में, ये व्हाइट फास्फोरस का है, ये ग्रे एंड ठीक है आर्सेनिक का है और इस तरह से। तो ये इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है बच्चों, वेरिएशन। समझ गए ना, तो आप इसे इग्नोर करो। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी है और ये है एलोट्रॉपी। तो इस ग्रुप में बिस्मथ को छोड़कर बाकी एलिमेंट एलोट्रॉपी शो करते हैं, बट इनकी जो चेन बनती है वो केवल 2 एटम्स की ही बनती है। 2 एटम से बड़ी कार्बन चेन बड़ी चेन पॉसिबल नहीं है। मींस ये जो 4th ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इनमें जो कैटिनेशन है बहुत ही स्मॉल कैटेगरी का है। समझ गए ना कि एक्सेप्ट बिस्मथ और एलिमेंट्स को एलोट्रॉपी। ओके, कैटिनेशन थोड़ी बता रहा हूं, सॉरी मैं एलोट्रॉपी के बारे में बता रहा हूं, सॉरी बच्चों, ठीक है। हम यहां पर ले रहे हैं एलोट्रॉपी। तो एलोट्रॉपी में अब देखें कि केवल बिस्मथ को छोड़ दें
तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो एलोट्रॉपी शो करते हैं। मैं कैटिनेशन बोलने लगा था, सॉरी, हम यहां पर लेंगे क्या, एलोट्रॉपी। तो केवल बिस्मथ छोड़ दे तो बाकी एलिमेंट्स क्या हैं, एलोट्रॉपी शो करते हैं। देखो कैसे, नाइट्रोजन अपनी सॉलिड स्टेट में 2 फॉर्म्स में मिलता है, अल्फा नाइट्रोजन जिसमें क्यूबिक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, और बीटा नाइट्रोजन जिसमें हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। और इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो है -238.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नाइट्रोजन केवल अपनी सॉलिड स्टेट में ही एलोट्रॉपी शो करता है, क्यूबिक क्रिस्टलाइन और हेक्सागोनल। व्हाइट फास्फोरस, अब अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस में देखो व्हाइट फास्फोरस जो कि हल्का सा येलो भी दिखता है, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस अल्फा और बीटा फॉर्म, और स्कारलेट सिंदूरी, ये फास्फोरस के एलोट्रॉप्स हैं। समझ गए बच्चों, इन्हीं के बारे में हमें डिस्कस करना है। आगे हम जो एलोट्रॉप्स डिस्कस करेंगे वो केवल हम फास्फोरस के ही लेंगे। फिर आता है आर्सेनिक में, तो इसके ग्रे, येलो एंड ब्लैक, ऐसे ही एसबी के हैं येलो, ब्लैक एंड एक्सप्लोसिव। तो ये एलोट्रॉप्स हैं किसके, एलोट्रॉपी किसमें हो गए, नाइट्रोजन ग्रुप में। तो समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं कैटिनेशन के बारे में, श्रृंखला। तो देखो बच्चों, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, इनमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी मिलती है, बट ये जो प्रॉपर्टी है वो कार्बन ग्रुप के एलिमेंट में जो कैटिनेशन है उसके रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है। इस ग्रुप में देखोगे कैटिनेशन में जो चेन बनती है वो केवल 2 ही एटम की बनेगी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फास्फोरस फास्फोरस, या फिर आर्सेनिक आर्सेनिक, 2 ही एटम कैटिनेशन करते हैं। इससे बड़े नंबर ऑफ एटम्स की कोई चेन पॉसिबल नहीं है। दूसरा रीजन ये है कि इनमें लोन पेयर है, लोन पेयर रिपल्सन होता है। दूसरा है कि इनकी बॉन्ड एनर्जी कम है, तो यही रीजन है कि इनमें कैटिनेशन ज्यादा नहीं होता। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक exhibit the property of catenation, but this property much less than fourth A group elements due to lone pair repulsion and low value of bond energy। आप कंपेयर कर सकते हैं, देखो कार्बन में ये बॉन्ड एनर्जी है 85 किलो कैलोरी पर मोल, ओके, कार्बन की सिंगल बॉन्ड की, समझ गए बच्चों, जबकि नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड में कितनी है 48, फास्फोरस सिंगल बॉन्ड है 39, और ये है। तो जैसे जैसे बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, पहली बात तो कैटिनेशन डिक्रीज होता है। कार्बन में आप देख रहे हैं लगभग डबल के जैसा दिख रहा है, तो यही रीजन है कि कार्बन सबसे ज्यादा कैटिनेशन शो करता है पूरी पीरियोडिक टेबल में। 600 से 800 तक एटम्स की लंबी चेन बन सकती है कार्बन की, बट नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक, इनमें 2 एटम से ज्यादा की चेन नहीं बनती, और लगातार नाइट्रोजन से और आर्सेनिक तक कैटिनेशन क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होता है। यही मैंने लिखा है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक में श्रृंखलन मिलता है, किंतु फोर्थे समूह के तत्वों की अपेक्षा बहुत कम, क्योंकि एकांकी युग्म प्रतिकर्षण होता है, इनमें लोन पेयर होते हैं और निम्न बंध ऊर्जा है। और आप देखोगे नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक में 2 ही एटम की चेन बनती है, मींस 2 एटम ही कैटिनेशन में आ सकते हैं। तो यहां तक समझ गए, आप इसे नोट कर। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नाइट्रोजन ग्रुप में एटॉमिसिटी के बारे में, परमाणुकता। तो आप देखोगे कि जो नाइट्रोजन ग्रुप है इसमें जो नाइट्रोजन है वो है डाई एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूलर फॉर्म में। नाइट्रोजन डाई एटॉमिक है, रीजन है इसमें मल्टीपल बॉन्डिंग टेंडेंसी होती है, मींस नाइट्रोजन पाई और सिग्मा दोनों बॉन्ड्स बनाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2p ओवरलैपिंग इफेक्टिव होती है, और ऐसा होने से नाइट्रोजन एटम्स ट्रिपल बॉन्डेड हो जाते हैं, जिसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होती है, और यही रीजन है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा परसेंटेज में है, समझ गए ना, और इनर्ट है। बाकी जो मेंबर्स हैं, आर्सेनिक है, फास्फोरस है, एंटीमनी है, इनमें इस तरह की इफेक्टिव पी पाई बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े साइज के ऑर्बिटल्स में इफेक्टिव पाई बॉन्डिंग नहीं होती। दूसरा है इनमें लोन पेयर रिपल्सन होना। तो इनमें जो ये
एटम्स हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये अपनी बॉन्डिंग करने के लिए केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और ऐसे में अपने 3 बॉन्ड को या 3 जो वैलेंसीज हैं कंप्लीट करने के लिए ये 3 अदर एटम से जुड़ जाते हैं और अपनी टेट्रा एटॉमिक स्टेट में मिलते हैं। यही मैंने लिखा है कि नाइट्रोजन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ड्यू टू एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्डिंग इन नाइट्रोजन एटम विद इटसेल्फ। नाइट्रोजन अपने ही एटम के साथ क्या करता है, मल्टीपल बॉन्डिंग करता है और ऐसे में इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और यही रीजन है कि ये वेरी हाई है जो, और यही रीजन है कि ये N2 ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे इनर्ट भी है और डाइएटॉमिक फॉर्म में ही मिलता है। बाकी अगर हम आर्सेनिक है इनको देखें और फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो ये एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल मींस AP4, AS4, SD4। These are not capable to forming multiple bonds। समझ के बच्चों कि इसमें जो है इन 3 एलिमेंट्स में वो मल्टीपल बॉन्डिंग की कैपेसिटी नहीं है। रीजन है बिकॉज इफेक्टिव p pi ओवरलैपिंग नॉट पॉसिबल। 2p से बड़े ऑर्बिटल्स हो जाए 3p 4p तो ये ऑर्बिटल सही ढंग से ओवरलैपिंग नहीं करते और ऐसे में इनमें पाई बॉन्डिंग नहीं होती और यही रीजन है कि ये इस तरह से डाइएटॉमिक फॉर्म में नहीं मिल सकते। अब इन्हें अपनी वैलेंसी को पूरा करना है तो ये क्या करते हैं, therefore atom satisfied our valency by forming 3 sigma bond and form tetraatomic molecule। और ऐसे में इनका क्या बन जाता है, टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल। समझ गए बच्चों कि नाइट्रोजन द्विपरमाणविक अणु होता है, द्विपरमाणविक अणु समझ गए, क्योंकि इसमें बहुबंधन की प्रवृत्ति होती है। इसमें N ट्रिपल बॉन्ड N की बंध ऊर्जा बहुत ज्यादा है और यही रीजन है कि डाइएटॉमिक फॉर्म में ही है। और कितनी है देखो आप, 225 किलो जूल पर मोल, सॉरी ये है किलो कैलोरी पर मोल, ये 941.4 किलो जूल पर मोल। किलो कैलोरी में इतनी है, किलो जूल में इतनी, जो बहुत ज्यादा है। और ऐसे में ही नाइट्रोजन जो है अपने निष्क्रिय रूप में होता है। ये जो 3 एलिमेंट्स मैंने बताया, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये पृथक चतुष्फलकीय ये चतुष्परमाणविक अवस्था में मिलते हैं, पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें बहुबंधन की प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि इनमें p pi बंधन प्रभावी नहीं होता, इसलिए ये अपनी संयोजकताओं को 4 सिग्मा बंध द्वारा पूर्ण करके, सॉरी सिग्मा बंध से पूर्ण करके चतुष्फलकीय अणु बनाते हैं। मतलब हम ये कहें कि नाइट्रोजन ये है और ये है नाइट्रोजन, तो इनमें जो ये p ऑर्बिटल्स हैं इस तरह से जो बचे, इनमें ये ओवरलैपिंग, तो ये 2p और ये क्या है 2p, तो यहाँ पर ये p pi बॉन्डिंग इफेक्टिव है। और यही कारण है कि नाइट्रोजन के एटम्स अपनी जो वैलेंसीज है या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से बना देते हैं। बट फास्फोरस, आर्सेनिक में इस तरह से मल्टीपल बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये अपनी जो ऑक्टेट जब कंप्लीट करते हैं तो ये 3 अपनी वैलेंसी का यूज 3 एटम्स के साथ करते हैं और एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना देते हैं। ऐसे ही आर्सेनिक में, ऐसा ही एंटीमनी में। और ये बॉन्ड एंगल लगभग कितने का होता है, 60 डिग्री का, जबकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा दिख रहा है, sp3। हम आर्सेनिक एंटीमनी में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लेते, क्योंकि बड़े एटॉमिक साइज के ऑर्बिटल्स हो जाएं तो उनकी इंटरमिक्सिंग बहुत कम होती है। ऐसे में p कैरेक्टर ज्यादा होगा, p कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण इनमें बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है बॉन्ड एंगल 60 होने के बाद भी उतना स्ट्रेंथ नहीं है जितना इसमें है। क्यों, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का है, जबकि प्योर p ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल कितने का है, 90 डिग्री। तो यहाँ 90 से 60 हो रहा है, यहाँ 109 से 60 हो रहा है। ऐसे में यहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा है और यही रीजन है कि फास्फोरस की p4 स्टेट लो टेम्परेचर में स्टेबल है। ज्यादा टेम्परेचर मिल जाए, एनर्जी मिल जाए तो ये ब्रेक हो जाते हैं और रीजन यही है कि फास्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अगर हम बिस्मथ की बात करें तो ये प्योरली मेटालिक बॉन्डिंग होती है इसमें और इस तरह से इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह से ये इस तरह से हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर, ये व्यवस्था दिख रही है। समझ गए ना? तो ये था हमारा एटॉमिसिटी के बारे में।